नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 91 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और दोस्तों यही सेक्शन पहले 89 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन रहेगी क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। हालांकि ये सेक्शन आपको देखने में तो 2 लाइन की लग रही होगी, बट इसके अंदर काफी कुछ बातें छिपी हुई हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मोटा रजिस्टर लेकर बैठेंगे और इम्पोर्टेंट बातें आज होने वाली हैं। आप उन इम्पोर्टेंट बातों को नोट भी करेंगे और वीडियो को तो आप लाइक कर ही दीजिए। पूरी वीडियो आपको देखनी है। जो लोग नई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। देखिए सेक्शन 91 बात करती है प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड। एक वर्ड यूज हुआ है हेडिंग में, ड्यू। ड्यू का मतलब होता है सम्यक। और आप जब इस बॉडी को पढ़ेंगे, इसकी लैंग्वेज अंदर सेक्शन में पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि ये ड्यू वर्ड यहां इस सेक्शन में यूज नहीं हुआ है। देख लीजिए आप एक बार पढ़कर। ये जो ड्यू वर्ड यूज हुआ है ये 3 बातों के लिए हुआ है। ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा। तो देख रहे होंगे आप एग्जीक्यूशन के साथ क्या लिखा है, ड्यू एग्जीक्यूशन, ड्यू स्टैम्प एंड ड्यू अटेस्ट। अब इस ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू जो वर्ड है ये आपको जरूर समझ लेना चाहिए। रीजन बीइंग कि जब आप भारतीय न्याय संहिता में गुड फेथ की डेफिनेशन पढ़ेंगे या आपने आईपीसी में गुड फेथ की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो वहां पर ये ड्यू वर्ड यूज हुआ है। उस डेफिनेशन को नेगेटिव फॉर्म में लिखा गया और वहां पर यह कहा गया है कि अगर कोई एक्ट बिना ड्यू केयर के एंड बिना ड्यू अटेंशन के किया गया है तो वो एक्ट गुड फेथ में नहीं किया गया, ऐसा कहा। तो वहां ये ड्यू केयर क्या होगा और प्लस ड्यू अटेंशन क्या होगा। आप केयर समझते होंगे, आप अटेंशन समझते होंगे, बट ये ड्यू नहीं समझेंगे और ड्यू नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो लगे हाथों, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। इसी गुड फेथ को भी ले लेते हैं क्योंकि लॉ की बात है, तो लॉ में तो जहां से समझ लें, जो समझ लें, वो कहीं ना कहीं काम ही आ जाता है। सद्भावना पूर्वक। इसकी डेफिनेशन को मैं अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो हर पढ़ाने वाला ये बताता है कि अगर कोई कार्य सम्यक सावधानी और प्लस सम्यक सतर्कता के साथ नहीं किया गया है तो कहा जाएगा कि वो एक्ट सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है। अर्थात इसको नेगेटिव को अब जब पॉजिटिव करके पढ़ाते हैं लोग, तो वो ये कहते हैं कि जब कोई एक्ट पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता के साथ किया जाता है तो कहा जाता है कि उसने वो एक्ट गुड फेथ में किया। तो ऐसे ही मैंने किसी से एक क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा सरकार मुझे आप ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति किसी के घर के अंदर चोरी करने के लिए एंट्री करता है तो उससे ज्यादा सावधानी और उससे ज्यादा सतर्कता मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कभी कोई व्यक्ति रखता होगा। अर्थात सबसे अधिक सावधानी और सबसे अधिक सतर्कता बरतने वाला व्यक्ति होता है चोर, जब वो किसी के घर में घुसता है चोरी करने के लिए। अर्थात अब उस व्यक्ति ने जो घर के अंदर एंट्री की है, इसको अगर गुड फेथ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसने तो ये गुड फेथ में काम किया है। पूरी सावधानी उसने रखी, पूरी सतर्कता उसने रखी, अर्थात उसने गुड फेथ में काम किया है। और लॉ ये कहता है, जितने भी लॉ आप देख लीजिए, सभी लॉ ये कहते हैं कि अगर कोई एक्ट गुड फेथ में किया गया है तो वो पनिशेबल नहीं हो सकता। अर्थात यहां पर अगर हम चोर को मान लें कि वो गुड फेथ के सारे इंग्रेडिएंट पूरे कर दिए, उसने अच्छी केयर है, उसकी अच्छी अटेंशन है, बिल्कुल एकदम पूरी केयर और पूरी अटेंशन के साथ उसने एंट्री की है, इट मींस उसने एंट्री जो की है गुड फेथ में की है। और अगर गुड फेथ में कोई एक्ट किया है तो वो पनिशेबल कभी भी नहीं हो सकता। तो मैंने जब ये क्वेश्चन उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर नहीं, ऐसा नहीं है, चोर तो कभी भी गुड फेथ में काम नहीं करता है। चोर का जो एक्ट है गुड फेथ में नहीं हो सकता। मैंने कहा आप कैसे पहचानेंगे
कि कोई एक्ट गुड फेथ में होगा या नहीं होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और डेफिनेशन कहती है गुड फेथ के लिए आपको दो बातें एक साथ चाहिए, पूरी केयर एंड पूरी अटेंशन, पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता, दोनों इकट्ठी चाहिए, तो वो काम गुड फेथ में हो गया। अब मुझे आप बताइए कि चोर के एक्ट में इन दोनों में से किसकी कमी है? क्या उसकी केयर नहीं है? क्या उसकी अटेंशन नहीं है? बोले हाँ जी दोनों हैं। तो मुझे बताइए दोनों हैं तो फिर तो जो गुड फेथ के दो इंग्रेडिएंट हैं वो पूरे हो गए, अर्थात चोर का एक्ट कंप्लीट हो गया। ये गुड फेथ में कर दिया उसने एक्ट, पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। अब बड़े असमंजस में वो, तब मेरे से कहा उन्होंने, सर आप ही बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। देखिए जब आप डीपली पढ़ते हैं ना और वर्ड्स पर कंसंट्रेट करते हैं और उनके मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं, तो आप मान लीजिए कि दूसरे को बड़े आसानी से कंफ्यूज कर सकते हैं और आप उसका बड़ी आसानी से आंसर तलाश भी सकते हैं। देखिए वहां जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो है ड्यू केयर एंड ड्यू अटेंशन। अब इस ड्यू का मीनिंग अगर नहीं पता है लोगों को तो वो कंफ्यूज रहेंगे ही रहेंगे, वो सिर्फ केयर पढ़ेंगे और वो सिर्फ अटेंशन पढ़ेंगे। तो मैंने उनको साधारण शब्दों में बताया, साधारण शब्दों में, कि ड्यू का मतलब होता है भैया, सम्यक हिंदी में बोला जाता है और इसका अर्थ ये होता है कि उसने जो एक्ट किया, इतनी सावधानी और इतनी सतर्कता, ऐसी सावधानी और ऐसी सतर्कता कि उसके एक्ट से किसी को कोई रॉन्गफुल लॉस ना हो जाए या फिर किसी को रॉन्गफुल गेन ना हो जाए या किसी को कोई मिसचीफ ना हो जाए। इस तरीके का एक्ट होगा तभी कहा जाएगा कि वो एक्ट ड्यू है, ड्यू केयर के साथ है, ड्यू अटेंशन के साथ है। अदरवाइज केयर होने के बावजूद भी ड्यू नहीं होगी। तो ये जो ड्यू वर्ड है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी कर सकते हैं और कहीं आप डिबेट में होंगे तो आप अपना इंप्रेशन अच्छा छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको इस ड्यू का मीनिंग दिखाना चाह रहा हूं। क्यों दिखा पा रहा हूं, मैं कैसे दिखा पा रहा हूं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपैरिजन किया। लॉ कुछ नहीं है, आप कंपेयर करते चले जाइए, लॉ के मीनिंग्स भी आपको निकलते चले जाए। मैंने कंपेयर क्या किया, एक तरफ हेडिंग रखा और एक तरफ मैंने ये कंटेंट रखा। मैंने दोनों को जब कंपेयर किया तो पाया कि यहां पर ड्यू वर्ड लिखा है हेडिंग में, बट ये ड्यू वर्ड यहां अंदर मिसिंग है। तो इसका मतलब ये तो तय है कि इस ड्यू वर्ड को मिसिंग तो जरूर किया यहां पर, बट किसी ना किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस किया होगा, वो मुझे तलाशना है। तो यहां पर ड्यू है क्या? ड्यू एग्जीक्यूशन और उसके आगे एक्सेट्रा। इसका मतलब एग्जीक्यूशन के साथ में भी कुछ वर्ड हैं। तो यहां मैंने जब देखा तो एग्जीक्यूशन और इसके साथ में स्टैम्प और इसके साथ में अटेस्टेशन, ये तीन वर्ड है और तीनों क्या होने चाहिए? ड्यू होने चाहिए। अब ड्यू को रिप्लेस करके लेजिस्लेचर ने क्या लिखा? इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये जो एक्सप्रेशन है इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ, दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्यू। अब आप इस मीनिंग को गुड फेथ में लिखे गए ड्यू के साथ रखकर देखिए। अब ड्यू का मीनिंग समझ गए आप? अगर समझ गए तो कमेंट में ड्यू का मीनिंग लिख के बताइए। और इस ड्यू के मीनिंग को उस गुड फेथ की डेफिनेशन में रखकर देखिए, तब आप पता लगाइए कि वहां जो गुड फेथ की डेफिनेशन में केयर दी गई है, अटेंशन दी गई है, वो कैसी? वो ऐसी जो लॉ के द्वारा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऐसी अटेंशन, ऐसी केयर विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। इस तरीके की अटेंशन, इस तरीके की केयर होनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि वो ड्यू है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको एक नई बात सिखाई। पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक दिखाई दिया तो मैंने कहा, और वो एग्जाम्पल मुझे याद आ गया जब मैंने किसी से पूछ लिया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी क्यों ना बता दिया जाए। अगर सचमुच में लगा है कि आपको नई जानकारी मिली है तो कमेंट करके तो बताना बनता है, वीडियो को लाइक करना भी बनता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस सेक्शन पर। ये सेक्शन 91 कहती क्या है? जैसा कि आपको पता है कि ये सेक्शन है
सब चैप्टर प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट की बारे में कुछ ना कुछ उपधारणा कोर्ट को करनी है, वो यहाँ सेक्शन में बताया गया। तो अगेन जब जब प्रिजम्पशन की बात आएगी तो दो टाइप के फैक्ट्स होंगे, एक फंडामेंटल फैक्ट्स, एक फैक्ट्स टू बी प्रिज्यूम्ड। पहले फंडामेंटल फैक्ट्स को प्रूव किया जाएगा, देन कोर्ट इनके आधार पर किसी दूसरे फैक्ट को बिना एविडेंस से प्रूव कराए प्रिज्यूम करके प्रूव्ड मान लेगी। तो यहां पर भी हम तलाश करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इट मींस ये सेल्फ प्रिजम्पशन है, सेल्फ प्रिज्यूम है कि कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है, कोर्ट को ऐसा प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। क्या? दैट एवरी डॉक्यूमेंट, ये एवरी डॉक्यूमेंट आपको कितनी सारी सेक्शंस में लिखा हुआ मिला होगा। एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस। ये डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट है कैसा? इसको क्वालिफाई किया है कि इस डॉक्यूमेंट को बुलाया गया था, कॉल्ड फॉर, और बुलाने के बावजूद प्लस मान लो ये डॉक्यूमेंट मंगाया गया कोर्ट में, और जिस पार्टी के पास ये, और ध्यान देना जब जब ये डॉक्यूमेंट देखने को मिले ना आपको, तो आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इस पर थोड़ा बहुत तो मैं बोल चुका हूं और डिटेल में किसी दिन बोलूंगा मैं जरूर, लेकिन मैं क्रक्स बता रहा हूं आपको कि जब जब डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिले अकेला विदाउट क्वालिफिकेशन, तो आपके माइंड में आना चाहिए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इस सेक्शन में एवरी डॉक्यूमेंट मतलब वो हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसको कोर्ट में मंगाया गया था, कॉल्ड फॉर, नोटिस किया गया था, जिस पार्टी के पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको नोटिस दिया गया था कि आप इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कर दीजिए। अब ये कॉल्ड फॉर की कंडीशन पूरी हो गई, मंगा तो लिया। अब मान लो ये डॉक्यूमेंट लेकर आ गया, तो अब ये सेक्शन 91 डज नॉट अप्लाई, अब ये एप्लीकेबल नहीं होगी। ये एप्लीकेबल कब होगी? उन्होंने बोला है कि मंगाया प्लस एंड नॉट प्रोड्यूस्ड, लेकिन प्रोड्यूस नहीं किया आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस। आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस के मतलब आपने देखा होगा, आपने सेक्शन पढ़ी होगी 60, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएससी, यही सेक्शन पहले आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में बड़ी एकदम फेमस सेक्शन है 65, जरूर पढ़ी होगी आपने। और वहां पर लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट के बारे में 3 बातें हैं। जब आप सेक्शन 56 पढ़ेंगे, 56 पढ़ेंगे तो वहां पर वर्ड्स यूज हुए हैं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। मैं देखिए थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं दोस्तों, कंपैरिजन से ही लॉ सीखने को मिलता है, और कंपैरिजन के बाद में ही आपके माइंड से कुछ नई नई बातें निकलेंगी जो औरों के पास नहीं होंगी। तो मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं, देखिए क्या सेक्शन 56 में जो वर्ड्स यूज हुए वो है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की अंतर वस्तु। ध्यान रखना सेक्शन 59 यहां पर जो वर्ड्स यूज हुआ है वो है ओनली डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय, सॉरी नॉट मे बी प्रूव्ड, shall be proved by primary evidence except the cases hereinafter mentioned। तो सेक्शन 59 में वर्ड यूज हुआ डॉक्यूमेंट, ओनली डॉक्यूमेंट। सेक्शन 56 में वर्ड यूज हुआ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लेकिन सेक्शन 60 में देखिए क्या वर्ड यूज हुए, एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अर्थात सेक्शन 56 की सारी बातें, लेकिन सेक्शन 59 से कुछ कम बातें, क्योंकि डॉक्यूमेंट लिखा है सेक्शन 59 में, केवल डॉक्यूमेंट। इट मींस डॉक्यूमेंट की हर बात सेक्शन 59 में एप्लीकेबल होगी, इंक्लूड है। जो आप सोच सकते हो डॉक्यूमेंट के बारे में वो हर बात डॉक्यूमेंट के लिए सेक्शन 59 में इंक्लूड है।
लेकिन सेक्शन 56 में उनमें से केवल और केवल एक बात है जो डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट लिखी, ये बात है। एंड सेक्शन 60 में क्या लिखा हुआ है? कंटेंट तो लिखा हुआ है ही, कंटेंट के साथ में दो बातें और लिखी है। इस डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व, इस डॉक्यूमेंट की कंडीशन, इस दस्तावेज की दशा, इनको भी प्रूव किया जा सकता है। दीज थ्री थिंग्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय द सेकेंडरी एविडेंस, ये बात कही गई सेक्शन 65। तो क्या लेजिस्लेचर, जो लॉ फ्रेमर हैं मिस्टर स्टीफन, उन्होंने ऐसे ही अनजाने में ये वर्ड्स लिख दिए? कहीं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कहीं पर ओनली डॉक्यूमेंट, कहीं पर ये तीन बातें एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या ऐसे ही लिख दिया इनको, या इनके पीछे कुछ राज है? यस, इनके पीछे कुछ राज है। वो राज क्या है? तो पहली बात तो आप यहां से ये समझ जाइए कि डॉक्यूमेंट अकेला डॉक्यूमेंट नहीं होता। डॉक्यूमेंट कह देने का मतलब अकेला डॉक्यूमेंट नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी बातें होती है। तीन बातें तो आपने सेक्शन 60 में देखी। पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आप ये मत कहना कि जी आप सेक्शन 91 पढ़ा रहे थे, पता नहीं कहां चले गए। मैं बिल्कुल कहीं नहीं गया हूं, मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूं। और जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर ये आपको नहीं पता होंगी तो मैं, देखिए 2 लाइन की सेक्शन है, आपको 31 सेकंड की वीडियो में भी पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, मैं औरों की तरह नहीं पढ़ाना चाहता हूं। मैं आपको इस सेक्शन से रिलेटेड सारी बातें बताना चाहता हूं, जिससे कि आप दूसरों से अलग हो जाए। और मेरी पूरी कोशिश रहती है, आपने कमेंट करके नहीं बताया अभी कि हाँ मेरी कोशिश जेन्युइन है या नहीं, आज तो बता दीजिए। चलिए, तो मैं पहले बात बताता हूं आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होती है। एग्जिस्टेंस अस्तित्व दस्तावेज का, और दस्तावेज का अस्तित्व मतलब ओरिजिनल दस्तावेज, मूल दस्तावेज का अस्तित्व। इसका मतलब कि ये डॉक्यूमेंट कभी ना कभी बना था। अगर डॉक्यूमेंट बना ही नहीं तो वो एग्जिस्टेंस में आया नहीं, अस्तित्व में आया नहीं। अर्थात डॉक्यूमेंट कभी ना कभी तो तैयार हुआ था। ये है एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इस एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जा सकता है एज पर सेक्शन 60 बाय सेकेंडरी एविडेंस। अब सेकेंडरी एविडेंस में आप बहुत सारी बातें बताई थी, मैंने 8 बातें बताई, तो उनमें से आप एक मान लीजिए कि फोटोकॉपी है, मैकेनिकल मैनर में, मैकेनिकल माध्यम से की गई है, फोटोकॉपी है, और वो फोटोकॉपी लाके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी गई। तो अब पार्टी क्या कहना चाहती है कि अगर फोटोकॉपी में आपको दे पा रहा हूं, इट मींस ओरिजिनल भी था। तो सेकेंडरी से क्या प्रूव कर दिया? एग्जिस्टेंस प्रूव कर दी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट बना तो था। अब बात करता हूं कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कंडीशन में बात करूं तो सपोज किसी के घर में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, अब उस घर में आग लग गई। अब आग लग गई तो डॉक्यूमेंट भी जल गया, और जब आग बुझाई गई, वापस वो व्यक्ति अपने घर में गया, उसने सारा सामान हटा के देखा तो उस डॉक्यूमेंट का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ मिल गया। तो अब ये जो जला हुआ डॉक्यूमेंट है, ये क्या है डॉक्यूमेंट का? ये कंडीशन है या कंटेंट है या ये एग्जिस्टेंस है? ये कंडीशन है डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट है कैसा। डॉक्यूमेंट जला हुआ है, बाढ़ आ गई तो डॉक्यूमेंट गीला हो गया पानी से, उसकी स्याही फैल गई है। अब ये कैसा है, क्या है? ये बाढ़ आ गई, गीला है डॉक्यूमेंट, ये कंडीशन है डॉक्यूमेंट की। तो ये कंडीशन को किससे प्रूव किया जा सकता है? देखिए सेक्शन 59 में तो सब कुछ आ गया, कंडीशन भी आ गई, एग्जिस्टेंस भी आ गई, कंटेंट भी आ गए, एग्जीक्यूशन भी आ गया, अटेस्टेशन भी आ गया, स्टैंप ड्यूटी भी आ गई, और सर्टिफिकेशन भी आ गया, जो कुछ हो सकता है, रजिस्ट्रेशन भी आ गया, जो कुछ भी इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकता है वो सब इंक्लूड हो गया सेक्शन 59 में। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, प्राइमरी एविडेंस से तो सब कुछ प्रूव किया ही जा सकता है, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस से सब कुछ प्रूव नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी एविडेंस के मामले में कुछ बातें लिखी हैं,
कि सेकेंडरी एविडेंस से एक तो आप एग्जिस्टेंस प्रूव कर देंगे, वो मैंने बता दिया। दूसरा आप कंडीशन प्रूव कर सकते हैं कि ये किस कंडीशन में है आज की डेट में, ये डॉक्यूमेंट जला हुआ है, फटा हुआ है, गीला है, स्याही इसकी फेड हो गई है, बहुत पुराना डॉक्यूमेंट हो गया है, 30 साल पुराना हो गया है। इस तरीके की बातें ये कंडीशन में आती हैं, ये कंटेंट से कोई लेना देना इसका है नहीं। लेकिन क्या ये बात सेक्शन 56 में लिखी हुई है? सेक्शन 56 में लिखा है केवल और केवल contents of documents may be proved by primary evidence और secondary evidence, दोनों में से किसी से भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव किया जा सकता है। इतनी सी बात। और उससे अगली सेक्शन 57 बताया गया प्राइमरी एविडेंस क्या होगा, उससे अगली सेक्शन 58 बताया गया सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट हो गई, कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो गई। अब मैं बात करता हूं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए जनरली डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है रिटन, एवरीथिंग रिटन इन द डॉक्यूमेंट may be treated as content of the document. बट इसको और आप फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पर डॉक्यूमेंट के अंदर एक एग्जीक्यूशन भी होता है, एक अटेस्टेशन भी होता है, एक स्टाम्प ड्यूटी भी लगी होती है, एक रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो इनको आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, तो जो बाकी बच गया, जिसमें मैं कह सकता हूं कि जो क्लॉजेज लिखी गई हैं, पार्टीज के नाम लिखे गए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, ये सारी बातें आएंगी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। जब इन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को बात आएगी प्रूव करने की, तो इनको किससे प्रूव किया जा सकता है? सेकेंडरी एविडेंस से, सेक्शन 60 कहते हैं। तो एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आप समझ गए। अल्टीमेटली मैं आपको कहां लाना चाह रहा हूं? मैं लाना चाह रहा हूं सेक्शन 91। 91 में कितने वर्ड्स यूज हुए हैं? कि पहली बात कि वो डॉक्यूमेंट मंगाया गया था। क्यों मंगाया गया था भैया? क्यों मंगाया गया था ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में? क्योंकि सेक्शन 59 कहती है कि डॉक्यूमेंट को जो प्रूव किया जा सकता है, चाहे डॉक्यूमेंट की कंडीशन ले लीजिए, चाहे एग्जिस्टेंस ले लीजिए, चाहे कंटेंट ले लीजिए, चाहे जो मर्जी इससे रिलेटेड बातें ले लीजिए, उसको जो प्रूव किया जा सकता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से प्रूव किया जा सकता है। और ओरिजिनल एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर लिखा कि कुछ केसेस जो सेक्शन 60 में लिखे या उसके आगे लिखे, उनमें सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन दी गई हैं कि पहले आप वो बातें पूरी कर देंगे, देन सेक्शन 60 में लिखी गई सर्टिफाइड सेकेंडरी कॉपी से आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के अंदर एक बात लिखी गई है सेक्शन 60 में, और वो क्लॉज ए ही है, फर्स्ट क्लॉज है। वहां पे लिखा कि अगर वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अगर अपोजिट पार्टी के पास है, अपोनेंट के पास है, उसके पोजेशन में है, उसकी पावर में है, उसके कंट्रोल में है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट के कंटेंट, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस को प्रूव करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। लेकिन एक और कंडीशन है, कहा कि सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस में कहा गया कि नोटिस देना पड़ेगा पहले, केवल इतने मात्र से कि ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये अपोजिट पार्टी के पोजेशन में, कंट्रोल में और पावर में है, इसलिए मैं सेकेंडरी एविडेंस लेकर आया हूं इस डॉक्यूमेंट के कंडीशन, कंटेंट एंड एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। तो कोर्ट कहेगी नहीं, आपने एक कंडीशन मिस कर दी है, और वो कंडीशन है कि ये सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले आप उसको एक नोटिस दीजिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करे। तो सेक्शन 64 में वही नोटिस की बात हुई कि आप नोटिस दीजिए, अपने एक पार्टी ने अपोनेंट को नोटिस दिया कि आप कोर्ट में पेश करिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये वही नोटिस है, नोटिस टू प्रोड्यूस। ये सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट, सॉरी 64 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यही पहले सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था। ये वाला नोटिस जब पार्टी ने दिया, बट वो पार्टी ने प्रोड्यूस
नहीं किया, नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस। अब क्यों देना पड़ रहा है ये क्यों कॉल फॉर किया इस डॉक्यूमेंट को? क्योंकि सेक्शन 59 की लीगल रिक्वायरमेंट थी कि भैया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में आना चाहिए, और जब तक इसकी लीगल रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल नहीं कर देंगे तब तक सेक्शन 60 पर नहीं जा पाएंगे। और सेक्शन 60 के अंदर भी अपने आप में ये कंडीशन थी, ये क्लॉज ए वाली। देन आपने देख लिया कि इसलिए हमें नोटिस देकर कॉल फॉर करना पड़ा था, बट उसने प्रोड्यूस नहीं किया। अब उसने प्रोड्यूस क्यों नहीं किया, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा यहां इस सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा है, केवल प्राइमरी फैक्ट क्या है, प्राइमरी फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है इस प्रिजम्पशन को एप्लीकेबल बनाने के लिए, कि एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इट विल बी प्रूव्ड बाय द पार्टी हु वांट्स टू प्रूव इट, कि ये डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एग्जिस्टेंस में कभी आया था। डॉक्यूमेंट होना पहली कंडीशन, पहला फाउंडेशन फैक्ट, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को नोटिस देकर कोर्ट में बुलाया गया था, पार्टी को नोटिस दिया गया था, ये प्रूव करना पड़ेगा। और वो नोटिस कैसे प्रूव होगा? कि उसकी जो कॉपी है नोटिस की, ओरिजिनल तो पार्टी के पास भेज दी, अब मेरे पास तो केवल फोटोकॉपी है, रिसिप्ट है उसकी, या उस पर चिपका हुआ वो स्पीड पोस्ट की कोड बार है, बार कोड है, और वो जो स्पीड पोस्ट की सर्च हिस्ट्री है वो है, मैंने वो कोर्ट के सामने रख दिया। ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल फैक्ट है, ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने नोटिस दिया था। अब ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि इस नोटिस के बाद भी उसने ये प्रोड्यूस नहीं किया। ये फंडामेंटल फैक्ट प्रूव हुए, देन कोर्ट शैल प्रिज्यूम, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द सच डॉक्यूमेंट वाज अटेस्टेड, such document was stamped, such document was executed। तीनों बातें प्रिज्यूम हो जाएंगी। अब वो अटेस्टेड था, मतलब अटेस्टेड का मीनिंग बता चुका हूं कि कम से कम 2 विटनेसेस ने वहां पर सिग्नेचर किए हुए थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर, अटेस्टेड। सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जब आप ये देखेंगे तो वहां पर वर्ड अटेस्टेड का मीनिंग बताया गया, और ये कहा गया कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको अटेस्टेशन की बात जब आएगी तो एटलीस्ट 2 विटनेसेस ने ये अटेस्ट किया हो डॉक्यूमेंट, और अटेस्टेशन का वहां पर ये भी मीनिंग बताया गया कि उन्होंने देखा है कि जो एग्जीक्यूटेंट हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, उन्होंने उन्हीं की प्रेजेंस में ये डॉक्यूमेंट साइन किया है। तो सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखेंगे तो अटेस्टेड की मीनिंग आपको मिल जाएगा। स्टैम्प्ड का मतलब क्या है? स्टैम्प्ड का मतलब है दोस्तों कि लॉ ये कहता है कि कोई एक डॉक्यूमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इंडियन स्टाम्प एक्ट, इंडियन स्टाम्प एक्ट, यहां पर अगर कोई डॉक्यूमेंट को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ फीस निर्धारित की गई है, स्टैंप ड्यूटी निर्धारित की गई है इस एक्ट के द्वारा, तो वो ड्यूली पेड होनी चाहिए, ड्यूली पेड होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन से पहले पेड होनी चाहिए। ड्यूटी पेड हो गई है तो कहेंगे कि ये स्टाम्प्ड है डॉक्यूमेंट, ये वो वाली स्टाम्प नहीं है, मोहर वाली नहीं, ये पैसे वाली है, फीस उस डॉक्यूमेंट के लिए जो स्टैम्प पेपर लगते हैं वो है ये स्टाम्प, ड्यूली स्टैम्प्ड है या फिर ड्यूली एग्जीक्यूटेड है। तो ड्यूली एग्जीक्यूटेड के लिए इसी इंडियन स्टाम्प एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 12 अगर आप देखेंगे तो वहां पर 2 वर्ड्स को डिफाइन किया गया, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूटेड का मतलब साइंड एंड एग्जीक्यूशन का मतलब सिग्नेचर। अब ये कौन, किसके साइन किसके सिग्नेचर? जो पार्टी इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रही है, मतलब पार्टीज के साइन एग्जीक्यूशन, विटनेसेस के साइन अटेस्टेशन, फीस की पेमेंट स्टाम्प। तो कोर्ट प्रिज्यूम क्या करेगी? कोर्ट प्रिज्यूम ये करेगी कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसको मंगाया गया था कोर्ट के अंदर किसी पार्टी से, नोटिस दिया गया था बट उसने प्रोड्यूस नहीं किया है, तो अब उसके अगेंस्ट उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को यह माना जाएगा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड था। ड्यूली क्यों कह रहा हूं मैं, या ड्यू क्यों कह रहा हूं?
ये अटेस्टेड ऐसे है इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। अटेस्टेशन इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ कहां पर है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। स्टाम्प्ड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ, इंडियन स्टाम्प एक्ट। एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, स्टाम्प एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपने जब देखा होगा तो ये ड्यू एग्जीक्यूटेड हैं, ड्यू स्टाम्प हैं, ड्यू अटेस्टेड है। तो ड्यू का मीनिंग ये वाला कि जैसे लॉ कहता है वैसे ही स्टाम्प हुए हैं, जैसे लॉ कहता है वैसे ही अटेस्ट हुआ है, जैसे लॉ कहता है वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है। ऐसा कोर्ट सेल प्रिज्यूम, अर्थात वो जो पार्टी है जिसने नोटिस दिया था कि आप ओरिजिनल लेकर आइए कोर्ट में, उसको अब ये बातें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर एग्जीक्यूट हुआ था, हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर ये प्रिजम्पशन है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट लिखे गए वो भी जेन्युइन थे? ऐसी कहीं प्रिजम्पशन है क्या? नो, ऐसी प्रिजम्पशन यहां पर नहीं। तीन बातों की प्रिजम्पशन है कि वो दो लोगों ने अटेस्ट भी किया था, स्टैंप फीस पूरी हो गई थी, पूर्ण कंप्लीट पे की थी, और एग्जीक्यूट भी प्रॉपर हुआ था। अब मान लो कि अटेस्ट नहीं था, क्यों प्रूव करना पड़ रहा है कि वो ड्यूली अटेस्ट था या ड्यू अटेस्टेड था, ड्यू स्टैंप था? क्यों प्रूव करना पड़ रहा है? अगर मान लो कोई पार्टी जो अपोनेंट है जिसके पास ओरिजिनल है, मान लो कि वो ये प्रूव कर दे कि जी जितनी स्टैंप ड्यूटी पे की जानी चाहिए थी प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे नहीं हुई है, तो सेक्शन 35 ऑफ स्टाम्प इंडियन स्टाम्प एक्ट कहता है कि अब ये डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड है, ड्यूली एग्जीक्यूटेड है, बट ड्यू स्टाम्प नहीं है, तो फिर ये एज एन एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर मान लो ये प्रूव कर दिया किसी ने ड्यूली स्टैंप नहीं है, तो एज एन एविडेंस नहीं लिया जा सकता कोर्ट में। अब वो एज एन एविडेंस नहीं लिया जा सकता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट क्योंकि उसे मौका दिया गया था कि तुम प्रूव कर सकते हो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाकर कि ये ड्यूली अटेस्टेड है, ड्यूली एग्जीक्यूटेड है, ड्यूली स्टाम्प्ड है या नहीं है, बट तुमने अपने मौके को गंवा दिया। यू डिड नॉट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो अब आपके अगेंस्ट पढ़ा जाएगा और हम मान लेंगे कि ड्यूली स्टाम्प था, प्रॉपर फी पे की गई थी, और सेक्शन 35 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट अब एप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे प्रॉपर इनसफिशिएंट ड्यूटी पे की गई थी, इम्प्रॉपर ड्यूटी पे की गई थी, चाहे कम ड्यूटी पे की गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी सेक्शन बनती है सेक्शन 91 इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो मैं इसमें आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं अब कि आपने आज बहुत सारी बातें सीखी होंगी। कमेंट करके यही बताइए आपने क्या सीखा है, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने कुछ सीखा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अब नेक्स्ट सेक्शन 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।